यानी जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो गैस रिलीज हो रही है, तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो भी तो गैस रिलीज होंगी ना। ये रहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा डायफ्राम रिलैक्स। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस होती है वो ह्यूमंस के अंदर में एल्वियोलाई के थ्रू होती है। डिटेल में आपको जानना पड़ेगा कि कैसे ब्रीदिंग वर्क करता है। तो आज के इस लेक्चर में जो मेरा टारगेट रहेगा वो ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करना रहेगा कि ब्रीदिंग हम बॉडी में कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग का टर्म का मीनिंग है दो पार्ट, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। द स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एयर इज इनहेल्ड इनटू द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर में एयर मॉलिक्यूल्स का आना। द माउथ और नोज ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रेक्शन, यानी क्यों आती है, क्योंकि हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ के, डायफ्राम के। एंड एक्सेल आउट, यानी उसी गैसेस का बाहर भी रिलीज होना। टू द मसल रिलैक्सेशन, जब हमारी मसल्स क्या करती है, रिलैक्स करती है, यानी गैस का इनटेक होना और गैस का हमारी बॉडी से बाहर जाना, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। ऑलवेज रिमेंबर, ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट द कंप्लीट रेस्पिरेशन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी हमारी ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो वर्क कैसे करता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा जो सबसे नीचे आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, दैट इज डायफ्राम। तो याद रखना, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कैसा हो जाता है, एक फ्लैट शेप में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, और जब वो फ्लैट शेप में होने की कन्वर्ट करता है तो उसी समय पे गैस इनटेक होती है। और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो डायफ्राम कैसा बन जाता है, डोम शेप का बन जाता है। तो डोम शेप का जब डायफ्राम हो, ऐसे कंडीशन में गैस बाहर आती है। ओके, यानी कि जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा ऐसे कंडीशन में आप गैस को बाहर रिलीज करोगे। ओके, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे याद करें, कि कब पता चलेगा कि फ्लैट शेप में इनटेक और रिलैक्स में एक्सेल। तो आपको याद है कैसा करना है कि कभी कभी जब आप पढ़ रहे होते हो या फिर कुछ चीज बोल रहे होते हो कंटिन्यूअसली, तो आप सांस को रोक लेते हो और फिर बहुत देर तक आपको ऐसे होता है ना कि भाई पढ़ाते पढ़ाते थोड़े थक गए, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, रिलैक्स करना है। तो क्या आप क्या करते हो, यानी हमने क्या किया, रिलीज कर दिया, यानी जो गैस को हमने इंटेक कर रखा था वो रिलीज कर दिया। यानी जब आप रिलैक्स करते हो ना, गैस रिलीज होती है, यानी एक्सहेल हो जाती है गैस। यानी जब आप रिलैक्स कर रहे हो तो गैस रिलीज हो रही है, तो डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो भी तो गैस रिलीज होंगी ना। तो ऐसे याद रखने का, जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो वो डोम शेप में होगा और गैस क्या होगा, रिलीज। और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप इनहेल करते हो ऐसे। ये रहा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ये रहा डायफ्राम रिलैक्स। तो इस हिसाब से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो वर्क करता है। दिस इज हाउ द ब्रीदिंग वर्क इन अ ह्यूमन। लंग्स कैन नॉट एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर ओन। लंग्स के पास कैपेसिटी तो अच्छी है कि भाई वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड नहीं हो सकता। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द लंग्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द डायफ्राम मसल्स, यानी डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लंग्स के नीचे सिचुएटेड है, ये वाला। और ये ऑर्गन का काम क्या है, ये लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प आउट करता है। कैसे करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स से, यानी यहां पर होते हैं बाहर से मैनेज होने वाली मसल्स, जो एक बार के समय पे कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डायफ्राम डोम से फ्लैट हो जाएगा, और जब डायफ्राम फ्लैट है इसका मतलब आप गैस को इनहेल करोगे, और जब डायफ्राम डोम शेप में आ जाएगा, रिलैक्स करेगा, आप उस समय एक्सहेलेशन करोगे। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है कि कौन से समय पे आपका डायफ्राम रिलैक्स होगा और कौन से समय पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसका शेप कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इनहेलेशन इज द इनटेक ऑफ द फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड इनटू द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स, यानी आपके बाहर की तरफ से जो गैसेस आप इनटेक कर रहे हो उसको लंग्स तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। यानी ब्रीदिंग का जो पहला पार्ट है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। It occurs by expansion of lungs which is brought about by enlargement of the thoracic cavity, यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट करता है डायफ्राम खुद को तो लंग्स एक्सपांड करता है, और जब लंग्स एक्सपांड करता है तो ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं थोरेटिक कैविटी। हमारा थोरेटिक कैविटी क्या करता है, एक्सपांड करता है। थोरेटिक कैविटी एक्सपांड होने की वजह से आप गैस को क्या करते हो, इनटेक करते हो। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द डायफ्राम लोअर डाउन एंड इट बिकम्स
फ्लैट। याद रखना, ये वर्ड याद रखना कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा फ्लैट हो जाता है वो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जो फ्रेश एयर्स हैं रिच सप्लाई वाले ऑक्सीजन के, वो सारे के सारे आ जाएंगे ब्लड के अंदर में, और किसके थ्रू आएंगे? एल्वियोलाई ऑफ द मसल्स एंड ब्लड कैपिलरी के थ्रू, यानी ब्लड कैपिलरी के थ्रू और एल्वियोलाई ऑफ द लंग के थ्रू वो सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा ऑक्सीजन किसके अंदर चला जाएगा? सीधा एल्वियोलस के थ्रू ब्लड में, और ब्लड के थ्रू आपके पूरे बॉडी पार्ट में। और बॉडी पार्ट क्या करेगा? उसी और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एज द रिजल्ट ब्लड कैपिलरी बिकम्स लोडेड विद द ऑक्सीजन। याद रखना, ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और उसको ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बन जाता है? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है एक्सपेल्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन द एल्वियोलाई इज एक्सहेलेशन, यानी जब वो इंटेक करेगा गैस को तो वो इंटेक करेगा ऑक्सीजन को, और उसी प्रोसेस से वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज भी कर देगा सेम पाथवे से, ठीक है। इसके बाद आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? डायफ्राम इज अ डोम शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द थोरेटिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल चेंबर। यानी ऐसे समझो कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सेपरेट करते हुए बीच में एक मसल्स की फ्लैप ऑफ स्किन होती है, और इसी स्किन को हम बोलते हैं डायफ्राम। यानी डायफ्राम आपके एब्डोमिनल कैविटी और थोरेटिक कैविटी को सेपरेट करने वाला ऑर्गन है, ठीक है। यानी डायफ्राम के ऊपर थोरेटिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एक्सेलेशन। एक्सेलेशन कैसे वर्क करता है? एक्सेलेशन मतलब एक्सपायरेशन, जहां पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सेलेशन। आपके अंदर जो आपने ऑक्सीजन इंटेक किया है उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेल्स करते हैं और वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बाहर रिलीज करते हो तो इस रिलीज होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के अंदर में क्या होता है? ड्यूरिंग द एक्सेलेशन मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स। क्या करते हैं? डायफ्राम रिलैक्स करते हैं शांति से, एंड इट बिकम्स डोम शेप। और जब डायफ्राम रिलैक्स करते हैं ऐसे कंडीशन में उनका शेप कैसा हो जाता है? डोम शेप हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द लंग्स इंक्रीजेस द एयर प्रेशर सो दैट फॉल एयर मूव्स आउट। ऐसे कंडीशन में जो आपका एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एयर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे कंडीशन में आपका जो एयर है वो सारा का सारा मूव हो जाता है बाहर, यानी लंग्स से बाहर सारी की सारी एयर चली जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका लंग्स का सारा एयर अपने अकॉर्डिंग आपने एक्सपेल आउट कर दिया है, ऐसी कंडीशन में भी थोड़ा ना थोड़ा एयर तो लंग्स के अंदर बचा रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग इन अ लंग्स, यानी ये एयर का वो अमाउंट है जो लंग्स के अंदर में रिमेन रहता है, यानी लंग्स के अंदर में बचा हुआ रहता है एट द एंड ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन। यानी जितना से जितना तुम चाहो गैस अपने लंग्स का रिलीज कर दो ऐसे, ओके, जितना प्रेशर लगा के आपको इसको रिलीज करना कर दो, फिर भी ऐसे कंडीशन में थोड़े से अमाउंट का गैस तो अंदर रह ही जाता है। इसी अमाउंट को बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं भी करते हो, ऐसे कंडीशन में थोड़ा एयर लंग्स के अंदर में होता है जिसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है। यानी जब आप सांस नहीं ले रहे हो ऐसे कुछ 1-2 मिनट के लिए उसमें अंदर जो गैस होती है वो आपको प्रोटेक्ट करती है, यानी सांस रोक के आपको जिंदा रहने में हेल्प करता है। कौन? रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। याद रखना कि ये जो डायफ्राम है डोम शेप का हो जाता है, किसमें? जब आप एक्सपेल आउट करते हो, और ये जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है कौन से कंडीशन में? जब आप गैस को इनहेल करते हो, यानी जब आप इनहेल करते हो तो फ्लैट, और जब एक्सेल करते हो तो डोम शेप, ठीक है। रेस्पिरेशन से ही रिलेटेड लास्ट में आपको ये जानना जरूरी है कि जो रेस्पिरेशन हम इनहेलेशन और एक्सेलेशन करते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट कैसे होंगे कि जब आप किसी अमाउंट का, यानी जब आप थोड़े अमाउंट का कुछ डस्ट पार्टिकल या फिर टोबैको या फिर कोई स्मोकिंग की कोई भी चीजें आपने अगर इनहेल कर ली तो ऐसे कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यूजिंग द टोबैको डायरेक्टली और प्रोडक्ट ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा
इज हार्मफुल, यानी तंबाकू को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है बच्चों। ऐसे कंडीशन में जहां पे धुआं दिख रहा है आपको, एक हैंकरचीफ आप अपने पास में रखो। ओके, किसी शॉप के पास में अगर आप हो और वहां पे कोई पर्सन है, कोई भैया है जो बीड़ी पी रहे या फिर जो सिगरेट पी रहे, तो उनको जज तो आप करोगे नहीं, वो आपको डांट देंगे। ट्राई करना कि वो आप उनको मना करो, लेकिन नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको उनसे दूर खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनकी स्मोकिंग की जो स्मोक्स है वो अगर आपके नोज में जाता है तो वो आपके लिए भी वो इक्वल ही हार्मफुल है। इसलिए यानी हमको पार्शियल और डायरेक्टली दोनों ही स्मोकिंग से बचना चाहिए, ठीक है। अब क्या आता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग। चिल्ड्रन के अंदर में जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो होता है आपका 18 to 22 पर मिनट। एडोलसेंट यानी जो 14 से 18 एज के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में जो ब्रीदिंग का रेट होता है वो होता है 14 से 18 इंटू मिनट। जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर में जो ब्रीदिंग का रेट होता है दैट इज 12 to 14 इन अ मिनट। यानी आप लोग जो हो क्या करोगे, 14 से लेकर के 18 ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे 1 मिनट में, और मैं 12 से लेकर 14 ही ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकता हूं, ठीक है। यानी इतने ब्रीद इन ब्रीद आउट के अंदर में जो रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन के ऑक्सीजन की वो फुलफिल हो जाती है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यहां पर आपको ये चीज याद रखना है कि लाइफ प्रोसेस का हमारा रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट फिनिश हो गया, ठीक है।